मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ आज की मीटिंग। ठीक है, शेयर कर दूंगी आप सबके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास we discussed the partition of Pakistan and the Red Cliff Award, यानी कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुई और रेफरेंडम हुए, यानी कि वोट्स वगैरह और अवार्ड्स वगैरह फॉर द पंजाब, फॉर द बंगाल एंड फॉर द मेकिंग ऑफ द कमीशन सो दैट ये पार्टीशन हो सके स्मूथली, और जो जिस इलाके में जो जिसका जाना चाहता है मस्ट बी the part of that community or the group to have majority in it. It was decided. Now, the objective resolution, that is one of the most important in whole, यानी कि फीचर है पाकिस्तान की आज़ादी के बाद। अच्छा, सबसे पहले जो अहम चीज़ आई वुड लाइक टू डिस्कस है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ल में इख्तियार कर सका। ठीक है, मगर बुनियादी फरीजा था, यानी कि एक चीज़ है होनी चाहिए जिसकी मदद से आप रियासत को रन करें। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है, यानी कि व्हाई लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि ये एसेंस होती है किसी भी स्टेट का। हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ते हैं कि जो रियासत है ना, रियासत की बेकबोन है लॉ, कानून। यानी कि कानून वो है जो शक्ल देता है किसको, सॉवरन अथॉरिटी को। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है बिल्कुल एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है किसके लिए, सॉवरन अथॉरिटी के लिए। और वो स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो क्या चीज़ करते हैं कि वो कुछ ड्यूटीज यानी कि इम्प्लाई करते हैं, कुछ चीज़ें हमें फॉलो करनी होती है। अगर हम नहीं करेंगे तो हम कानून की खिलाफवर्जी करेंगे। कानून इंसान की जिंदगी में वैसा ही है जैसे माँ बाप छोटे बच्चे को पहले दिन से लेके खाना खाना, पिलाना, वॉशरूम जाना की एक हिदायत देते हैं कि बच्चा जब बड़ा हो तो उसको प्रॉब्लम ना हो। हर माँ क्यों सिखाती है, भाई तुमने अभी तक अपने बच्चे को नहीं सिखाया कि वो हाथ से खाना खाए। यानी कि ये वो चीजें हैं जो बाजार हम जिनको गौर फिक्र में नहीं लाते। हमें लगता है कानून वो है जो रियासत ने बनाए, नहीं। कानून तो ये है कि हम अपनी जिंदगी के अंदर किस तरीके से एक तौर तरीके से जिंदगी गुजारते हैं, यानी कि एक वे आउट अडॉप्ट करना। सुबह जल्दी उठना, अपना हर काम टाइम पे खत्म करना। अगर हम इन चीजों को फॉलो नहीं करेंगे, यानी कि नेचर के लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, तो हमें नुकसान मिलेगा। अगर हम रात तक देर तक जाग के गेम्स खेलते रहें और सोशल मीडिया पे दूसरी एक्टिविटीज करते रहें, आप यकीन माने हम अपनी असल जिंदगी के अंदर सुस्त पड़ेंगे, कमजोर पड़ेंगे, बीमार हो जाएंगे, और एक ऐसा वक्त आ जाएगा कि हमसे कुछ होगा ही नहीं। मगर आपने देखा होगा कि वो लोग जिनकी जिंदगी में कामयाबी का राज है, तो वो क्या करते हैं, वो हर चीज टाइम पे करते हैं, हर चीज टाइम पे, हर चीज वक्त पे ही खूबसूरत लगती है। वक्त के बाद फिर जरूरत होती है, मगर इट इज नॉट मैच, इट इज फिट। तो उस वक्त जो जरूरत थी पाकिस्तान के बनने के बाद, वो थी कॉन्स्टिट्यूशन की, कानून की। ये वही चीज है जो रियासत और सोवरेन अथॉरिटी को एक साथ लेके चलती है। कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है कि इट्स अ फंडामेंटल लॉ। एक भूल से वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द कलेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू व्हिच द पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, द राइट्स ऑफ द गवर्नड इंडिविजुअली और कलेक्टिवली, एंड द रिलेशंस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द गवर्नड आर एडजस्टेड। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेफ गार्ड है ह्यूमन राइट्स का। कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से हम गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के अंदर जो गवर्नमेंट को रन करने वाले हैं, और उसके अलावा जो एक आम लोग, शहरी, यानी कि हम सब के सब मामला को एडजस्ट किया जाता है। ये स्पेसिफाई करता है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, पावर को, फंक्शन को, चाहे फिर फेडरल हो, यूनिटरी हो या कॉन्फेडरेशन हो। ये स्पेसिफाई करता है फंक्शंस को, स्फीयर को, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। इट्स अ रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड सिटीजंस, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजंस। हम सबको लिबर्टीज मिली हुई है, हम सबको मिली हुई है। वेस्टर्न सोसाइटी एक लिबरल सोसाइटी है, सिविल राइट्स मिले हुए हैं, इकोनॉमिक राइट्स मिले हुए हैं, जुडिशियल राइट्स मिले हुए हैं, पॉलिटिकल राइट्स मिले हुए हैं, रिलीजियस राइट्स मिले, लिबर्टीज मिली हुई है। मगर देयर इज द राइट,
because there is a difference between liberty and right. Liberty, what is liberty? Liberty means जहाँ आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो, जहाँ आप पे कोई चीज़ रूल्स ना की जाए, आप अपने डिसीजन खुद लो. लिबर्टी है, लिबरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे वेस्टर्न सोसाइटीज के अंदर, अगर दे डू नॉट फॉलो राइट्स, दिस लिबर्टी राइट बोथ देयर आर इन टर्म्स, बट अगेन दे डोंट फॉलो द राइट. राइट मींस फर्ज की अदायगी. इस्लाम के अंदर फर्ज की अदायगी दी गई है, हुकूकुल इबाद दिए गए हैं. अल्लाह ताला ने कह दिया है कि माँ बाप के, बच्चे के, यतीम के, बूढ़ों के, बेवा के, सबके हुकूक क्या है, अदा करो. लिबरल में तो हर चीज लिखी हुई है. बाबा वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच. तो क्या हो रहा है पैलेस्टीन में, सीरिया के अंदर, म्यांमार में मुसलमानों के साथ, कश्मीर के अंदर, यूनाइटेड नेशन, अमेरिका, यूरोप, एवरीवन हैज लिबर्टी, बट दे डू नॉट फॉलो. राइट मींस फर्ज अदायगी कि आप अपना फर्ज कैसे अदा करते हैं. अल्लामा इकबाल ने जितना भी काम किया, जिन्होंने they perform their rights in the form of duties. As a student, what is your right? Your right is that कि आप अपना पूरा हक अदा करो जो आपके पेरेंट्स आप पे खर्च कर रहे हैं. In which form? कैसे हक अदा हुआ? Form of duties. ये ड्यूटीज पूरी करो. अपना पढ़ाई को वक्त पूरा दो. चीजों को समझो, बेजारियत से मत करो. आज तुम सही पढ़ लोगे, 5 साल के बाद यही सोसाइटी तुम्हें पे ऑफ करेगी. जब अकाउंट में सैलरी आएगी ना, तो चेहरे पे एक स्माइल आएगी. जाहिर सी बात है, इट्स नीड ऑफ टाइम. जिंदगी भर हम आज आप वक्त देके नफ्स नफ्स का कोई किसी का नहीं है, भाई भाई का नहीं, बहन बहन की नहीं. शादी के बाद सब रिश्ते खत्म, शादी से पहले के सब रिश्ते. यानी कि ये चीजें मैच हो गई कि जब तक आजादी नहीं थी तो सारे रिश्ते थे, आजादी के बाद कोई रिश्ता नहीं था. इंडिया ने मदद नहीं की हमारी. सोलली जो मदद करनी थी वो हमें थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन करनी थी, बट वी कुड नॉट डू दैट. हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाया. डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाते तो आज पाकिस्तान का कुछ और नक्शा होता. और उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर फीचर्स रखे सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह, सॉवरेनिटी, सुप्रीम अथॉरिटी, पावर, ब्यूटी हमारे पॉलिटिकल साइंस की सॉवरेनिटी. किसी एक शख्स के पास अख्तियार होना चाहिए. दूसरी कंट्रीज के अंदर हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट के पास होता है, बट इन आवर स्टेट we gave our sovereignty to the name of Allah, the beneficent, the merciful, और पूरी entire universe अल्लाह almighty इस surrounding की पूरी है. और सारे पावर जो पाकिस्तान के वो डेलीगेट किए जाते हैं towards the sovereignty of Allah. उसके बाद है नंबर ऑफ 2, पावर ऑफ स्टेट. यानी कि स्टेट की पावर और अथॉरिटी जो है वो एक्सरसाइज करेगी फ्रॉम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, जिनको हमने सिलेक्ट किया है. नंबर 3, मेकिंग ऑफ सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूशन. देखें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है. कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए. और जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसके फवाइद क्या होंगे, उसके पास पावर, फंक्शन स्पेसिफाई किया जाएगा कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्म यूज कर रहे हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, बहुत सी चीजें. कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. फिर फॉलो द मॉडर्न प्रिंसिपल. What are the modern principles? The modern principles relate to the democracy, freedom, equality, tolerance, social justice, fairness, law. जब लॉ बनता है तो लॉ के सोर्सेस क्या होते हैं, कानून कहाँ से बनाया जाता है, कस्टमरी लॉज होते हैं, कस्टम ट्रेडिशन से बनाए जाते हैं. रिलीजन की मदद की जाती है. एजुकेशन यानी कि वो प्रेसिडेंट्स माजी में वाकयात में उनकी मदद की जाती है. फिर इक्विटी, फेयरनेस. मॉडर्न प्रिंसिपल होता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का, वो होता है इक्विटी, फेयरनेस होनी चाहिए. उसके बाद जो 5वां फीचर था टीचिंग्स ऑफ कुरान एंड सुन्ना. यानी कि हमारे सिलेबस में जो कुरान और सुन्ना के मुतालिक बातें लिखी हुई हैं वो शामिल की जाए, बिकॉज़ वी आर इस्लामिक रिपब्लिक. राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज. इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव फंडामेंटल राइट्स व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम द आर्टिकल 7 टिल आर्टिकल 25. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो बाद में बना मगर ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हमने रखे. तो राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स का. फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. यानी कि इंपॉर्टेंस ये थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की, इट वाज जस्ट लाइक अ मैग्ना कार्टा. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑक्यूपाइज अ यूनिक पोजीशन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान. और इसी वजह से इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि
इस रेजोल्यूशन के बाद जो पहला मेजर स्टेप था वो था टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन, और उस कॉन्स्टिट्यूशन की जो बॉडी थी, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी ऑफ पाकिस्तान, जो आगे चल के जो जिसने कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ल दी वो थी 1956, फिर 1962, फिर 1973। और इस कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंट बात ये थी कि हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की हमने अश्योरेंस दी थी फॉर द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान विल मैनेज द अफेयर्स अंडर द यूनिवर्सल आइडियोलॉजी ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, टॉलरेंस, सोशल जस्टिस विद द स्पिरिट ऑफ एन इस्लामिक फ्रेमवर्क। यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स है, बुनियादी हुकूक है, जो हम पढ़ते हैं, सिविल लिबर्टी, पॉलिटिकल लिबर्टी, रिलीजियस लिबर्टी, वो सब इंक्लूड किए जाएंगे इन द फ्रेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। In our objective resolution, we gave the importance to the protection of the minority rights, that we must provide due respect to them. स्टेट का पहला फरीजा यही होता है कि वो रिलीजियस इमेंसिपेशन रखे, कल्चर इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज रखे, जो डिप्रेस क्लास है उसको ऊपर लेके आए। ये है फरीजा इक्विटी का, यानी कि किस तरीके से आप फेयरनेस को जज करते हो। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर फुल लिबर्टी थी फॉर द माइनॉरिटीज, so that they may profess their own religions and develop their own culture. There was no hard and fast rule for them. Then autonomy of the provinces, that was also one of the most important features of the objective resolution. कि 1949 के अंदर ये प्रॉमिस किया गया कि जो फेडरेटिंग यूनिट्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इट विल प्रोवाइड ऑटोनॉमी, ड्यू पावर्स एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी टू द प्रोविंसेस। 18वीं तरमीम के बाद सूबों को ज्यादा खुद मुख्तार किया गया। तालीम के मैटर, हेल्थ के मैटर, वी डिसाइड बाय आवरसेल्व्स। There is no interference of federal, यानी कि वफाक की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। मगर ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में चीजें रखी नहीं है, अभी कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं। मेरा सवाल ये है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता तो पाकिस्तान के मसाइल में नहीं पड़ता। इंडिया आज़ाद हुआ, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना, और उसकी वजह ये है कि जब हम आज़ाद हो गए, देखिए कोई किसी का नहीं का मिसाल देने का मकसद ये है कि जब आज़ादी मिली तो हमारे पास बबूल की तरफ से बड़े बड़े पत्ते तोड़े गए, कांटे तोड़े गए, पहला लोन हमें अभी बैंक ने दिया, बड़े मसाइल। पाकिस्तान एक दिन में आज़ाद नहीं हुआ, हजारों दिनों में आज़ाद हुआ है, क्योंकि उसको स्ट्रक्चर बनाने के लिए, चीजें बनाने के लिए बहुत सी चीजों की जरूरत है। फिर हमारे आ गया कॉन्स्टिट्यूशन जो 1956 में पड़ा। इसके मैं फीचर पढ़ती हूँ। फीचर में सबसे पहले इसका इस्लामिक कैरेक्टर था, यानी कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और ये हमने नाम रखा था कि इस्लामिक प्रोविजंस के हिसाब से होगा। ये 23 मार्च 1956, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर 8 जनवरी 1956 में प्रेजेंट किया गया, और इसको इम्पोज्ड प्रोमलगेट कब किया गया? 23 मार्च 1956। उसके बाद फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए कि यानी कि गवर्नमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन हो फेडरल होगा, पावर डिवीजन होगी बिटवीन सेंट्रल एंड पावर, और फेडरल लेजिस्लेटिव, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट लिस्ट मौजूद होगी। फेडरल सिस्टम। फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड पार्लियामेंट्री फॉर्म होगा, प्राइम मिनिस्टर होगी, उसकी कैबिनेट होगी, दे विल बी रिस्पांसिबल एंड अकाउंटेबल एंड लायबल एंड आंसरेबल टू द नेशनल असेंबली। यानी कि जैसे हमारे पास नेशनल असेंबली है, लोअर हाउस, अपर हाउस, सेनेट, पार्लियामेंटेरियंस को इलेक्ट करते हैं, वो नेशनल असेंबली के अंदर आते हैं। फिर प्रेसिडेंट जो होगा वो आपका हेड ऑफ स्टेट होगा, ना इधर टिटुलर होगा ना नॉमिनल। ये हम पढ़ते हैं सॉवरेनिटी की टाइप में। टिटुलर सॉवरेनिटी उसको कहते हैं कि जिसके अंदर बादशाह किंग मौजूद हो, ठीक है, मगर पार्लियामेंट ना हो। और जो नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट होता है उसके अंदर मतलब कि किंग क्वीन मौजूद है। जैसे टिटुलर सॉवरेनिटी और टोटल सॉवरेनिटी का मिसाल में से बरतानिया के अंदर क्वीन मौजूद है, ठीक है, वो मौजूद है, मगर पार्लियामेंट मैटर्स में इंटरवीन नहीं करती है। अगर वो मौजूद है, साल में दफा इजलास में आएंगी, मेजर्स वगैरह करेंगी, उनके मनार की मौजूद है वहाँ पे, और उनके मेरिट में ये है कि उनको एजाज दिया गया है, उनकी ताजपोशी होती है, वो आके बैठेंगी, मामला डिस्कस होंगे, इंटरवीन नहीं करेंगी, कोई चीज़ में चेंज नहीं करेंगी। हाँ, चेंजेस आते वक्त मनार क्वींस से मदद ले ली जाती है, मैम हम ये चीज़ करना चाहते हैं, एडवोकेट, वो एक अलग बात है, मगर ऑफिशियली नहीं, ठीक है। तो वो है टिटुलर, यानी कि बादशाह मौजूद है मगर वो इंटरवीन नहीं कर रही। नॉमिनल, नॉमिनल का मतलब है कि बादशाह नहीं है, और उसके बाद पूरा जो निज़ाम है वो पार्लियामेंट के पास है, लेजिस्लेचर के पास है। और जो क्वीन का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ किसी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे
कॉमनवेल्थ जहाँ जहाँ मेंबर हैं मगर उसके बावजूद काफ़ी ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे वो कॉमनवेल्थ, जैसे हम एक कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं मगर हम हमारे पास मोनार्की नहीं है, ठीक है, हमारे पास किंग क्वीन है ही नहीं, हमारी टिटुलर सॉवरेनिटी नहीं है, जबकि यूरोप में मौजूद है मगर वो इंटरवीन नहीं करती, मगर हमारे पास वो भी नहीं है, तो हम लोग कौन है? नॉमिनल, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, नॉमिनल सॉवरेनिटी होगी, बादशाहत नहीं होगी। यूनिकैमरल लेजिस्लेशन यानी कि बाइकैमरल लेजिस्लेशन नहीं, यूनिकैमरल यानी कि पार्लियामेंट जो होगी वो 300 मेंबर्स तक एक्सटेंडेड होगी और उसके इक्वली रिप्रेजेंटेटिव होंगे फ्रॉम द यूनिट्स ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। जुडिशरी आपकी आज़ाद होगी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होंगे, फंडामेंटल राइट्स होंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज जो होगी वो आपकी उर्दू, बंगाली और ये आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। इंग्लिश वाज एक्सेप्टेड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, 25 साल तक ऑफिशियल लैंग्वेज थी, मगर हमारी जो बेसिक लैंग्वेज होगी वो अपना उर्दू, बंगाली। और फिर 1958 यानी कि 7 अक्टूबर को मार्शल लॉ की डिक्लेरेशन हुई, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर दिया गया और जनरल अयूब खान जो कमांडर इन चीफ थे पाकिस्तान आर्मी के, he was appointed as the chief martial law administrator and इसी तरीके से फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 की तरफ बढ़े। यानी कि अयूब खान का एरा आता है बीच में, अयूब खान ने कुछ डेमोक्रेसी, कंट्रोल डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर दिया, पॉलिटिकल पॉलिसी दी जिसके अंदर बेसिक डेमोक्रेसी थी, प्रेस सेंसरशिप, लॉ रिफॉर्म्स, इस तरह से एक हुकूमत में किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट क्योंकि पहले वाले कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वज़ीर आज़म के पास इख्तियार थे, दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कि जनरल अयूब खान ने मंजूर कादरी के साथ मिलकर पेश किया था, तो 1962 के अंदर जून में तो उन्होंने क्या किया कि इसको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना दिया, यानी इख्तियार प्रेसिडेंट को दे दिए, अदरवाइज हमारे पास प्राइम मिनिस्टर को थे। सारी चीज़ें वही थी, रिटन चार्टर में 250 आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन का नाम भी वही था, फेडरल टाइप थी मगर प्रेसिडेंशियल, बाकी सारी चीज़ें सिमिलर थी। इनडायरेक्ट मोड ऑफ इलेक्शन था, यानी कि ज़ाहिर डिक्टेटरशिप मौजूद थी, तो उन्होंने बेसिक डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट दिया, रेफरेंडम करा के, इलेक्टोरल कॉलेज करा के वो लोग हुकूमत में मौजूद है। इस क्रिटिसिज्म पे कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ क्योंकि इसमें डोमिनेंस थी सेंटर की, वो भी अपना अयूब खान साहब की, फिर कॉन्सेंट्रेशन पावर था, फिर पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो नॉन रिकग्नाइज्ड थी और गवर्नर्स को एज अ प्रोविंशियल एजेंट के तौर पे रखा गया ताकि वो पूरी अकाउंटेबिलिटी रखे, दे वर नॉट सेंसिटिव टू द प्रोविंसेस और इमरजेंसी पावर भी सारे प्रेसिडेंट के पास थी। फिर सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान का मसला आ गया, जियोग्राफिकल फैक्टर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग थी, फिर लैंग्वेज इशू, फिर टसल ऑफ कैपिटल भाई कौन सा होना चाहिए बांग्लादेश का, फिर प्रोविंशियल इलेक्शन के अंदर धांधली, फिर ईस्ट पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को डिसमिसल करना, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिक्स के अंदर करप्शन, जुडिशरी के अंदर पिटफॉल्स, वन यूनिट फॉर्म बना दिया गया जिसके अंदर सब अपर हाउस को सबको ब्लॉक कर दिया गया और जो ईस्ट पाकिस्तान थे उनके अंदर बड़ा अफेयर हो गया कि जो पंजाबी पॉलिटिशियंस हैं वो इस वन यूनिट को फॉलो करते हुए मैंने बांग्लादेश को तो खेती से मिटा देंगे। फिर मार्शल लॉ की प्रोक्लेमेशन होना, फिर बंगाली रिप्रेजेंटेशन आर्मी में जीरो, रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी में आप यहाँ से तो जाते थे ईस्ट पाकिस्तान ट्रेनिंग के लिए मगर वहाँ से कोई नहीं आता था। फिर 1965 में हमारी वॉर हुई, झड़पें हुई इंडिया के साथ, फिर मुजीबुर रहमान ने 6 पॉइंट्स के इलेक्शन जीते मगर इनको वजीर आजम नहीं बनाया गया और फिर बिल आखिर 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ। यानी कि बांग्लादेश अलग तभी हो गया था जब 1947 में हमारे साथ शामिल किया गया था। जिन्ना के जहन में जरूर होगा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा तो मैं बंगाल को अलग यानी कि आज़ाद करा के हम वो हिस्से देंगे जो मुसलमान मेजोरिटी के, क्योंकि हमारे जहन में वही था। अगर लॉर्ड माउंटबेटन ने यहाँ गद्दारी की और उन्होंने हमें वो इलाके नहीं दिए जहाँ मुसलमान मेजोरिटी में थे। फिर आपका आ गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 जो है एक रिमार्केबल यानी कि बेंचमार्क है इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन था और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज को 17 अक्टूबर 1972 में बुलाया। उन्होंने कहा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्ड यानी कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करनी है और ये उनका एक बहुत बड़ा फरीज़ा
मुआवजा है कि उन्होंने हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया। फिर उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए उन्होंने महमूद अली कस्तूरी को चेयरमैन बनाया कमेटी का, और इसी तरीके से 2 फरवरी 1973 को असेंबली के अंदर बिल पास हुआ और यूनानी मसली, और फिर 14 अगस्त 1973 को, यानी कि जो उस वक्त के जो चौधरी फजल इलाही, उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का हलफ उठाया और जेड भुट्टो ने प्राइम मिनिस्टर का हलफ उठाया, और 14 अगस्त 1973 को 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमलगेट किया गया जो टिल टू डेट मौजूद थे। इसके सेकंड फीचर्स क्या थे? ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, इसके मतलब के 280 आर्टिकल्स थे और 12 चैप्टर्स, 7 स्केड्यूल्स। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि फेडरल मिनिस्टर होंगे स्टेट में मौजूद सेंटर में, फिर इसके बाद पार्लियामेंट्स हैं और ये पार्लियामेंट जो है प्राइम मिनिस्टर की प्रपोजल को डिस्पोजल को अग्री करेंगे। हमारे पास सेनेट मौजूद है, नेशनल असेंबली मौजूद है, फिर प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर आप चेंज लाओ तो आप थ्रू द अमेंडमेंट ला सकते हो, उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए आपको हाउसेस के अंदर। फिर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, यानी कि लोअर हाउस अपर हाउस दोनों मौजूद हैं, सुपरमेसी है जुडिशरी की। इस्लामिक आइडियोलॉजी को हम फॉलो करते हैं, इस्लामिक सिस्टम, चाहे वो सोशल लाइफ में हो चाहे वो स्टेट लाइफ में। रूल ऑफ लॉ, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास जो मौजूद है वो कानून की पासदारी रखेगा, लिबर्टी सिक्योरिटी रखेगा, कोई कुछ भी गलत करेगा अंडर द लॉ, लॉ इज नो पर्सनल इंटेंशन, लॉ इज फॉर ऑल, लॉ इज एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज बनाए गए, यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम को बनाने के लिए डायरेक्ट मोड ऑफ इलेक्शन, यानी कि हम इलेक्ट करेंगे लोगों को, फिर वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज में आएंगे, फिर लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर वो प्राइम मिनिस्टर जो नॉमिनेट होगा पार्टीज दोनों की तरफ से, फिर वो वोट कास्ट करेंगे, एक नॉमिनेशन होगी, 2 या 3 उम्मीदवार होंगे, फिर उनको जिनमें ज्यादा मिलेगा वो वजीर आजम बनेगा। ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू हमारी कंसिडर की गई, और इसी तरीके से 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, सिविलियन लीडर्स को बड़ा स्ट्रेंथन किया, प्राइम मिनिस्टर की डोमिनेंस हुई, हम कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ चले, उसकी वायलेशन से हम बचे, एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश किया और एक नेशनल कंसेंसस क्रिएट किया, यानी 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारा था टॉपिक्स, तो इसके अलावा बहुत हैं, यानी कि पाकिस्तान के अंदर अभी मौजूदा मसाइल क्या है, मगर जिस तरह से हमारी फिजिकल क्लासेस नहीं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो ये हम फिर कभी डिस्कशन करेंगे। एंड यू आर द स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स, यू हैव ऑलरेडी टू मच बर्डन, तो मुझे अभी ये नहीं पता कि असाइनमेंट देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, पर मैं चाह रही हूँ मैं ना दूँ। ठीक है, इसकी पहली वजह ये कि असाइनमेंट में मैं क्या दूँ, मैं अगर दूँ कि भाई ये टॉपिक है इस पे लिख के दो, तो मुझे स्टूडेंट हर साल देते हैं, आपके पैसे जाएंगे फाइल्स में, आप लगाएंगे, फिर परेशान होंगे, फिर यूएसबी, फिर कोई मुझे मेल करेगा, मैं आधों की पढ़ूंगी आधों की नहीं पढ़ूंगी। ट्रू स्पीकिंग में पढ़ भी नहीं सकती, क्योंकि सब मैं अगर आपको खिलाफत मूवमेंट दूँ, आप सब कॉपी पेस्ट देंगे, क्या पढ़ूँ, क्या नई चीज़ दूँ, नई चीज में तब दूँ, कोई ऐसा टॉपिक दूँ, कोई ऐसी चीज दूँ जिसमें आप वाकई रिसर्च करके आए, फिर मैं उसको पढूं, फिर मैं उसको देखूं, मैं उसको एवेल्यूएट करूँ। अब क्लासेस चल रही है ऑनलाइन, तो मैं कह रही हूँ इससे बेहतर यही है कि हम 10 मार्क्स की जो अटेंडेंस है वो हर स्टूडेंट को फुल मिलेगी, 10 आउट ऑफ 10, ठीक है। बाकी आपके बच्चे 10 मार्क्स मैं अपने पास रखती हूँ। उसमें ये है कि आपकी जो क्लास पार्टिसिपेशन तो अब नहीं है मेरा, मगर वो मेरे पास है, वो मैं हर स्टूडेंट की जो कॉपी होगी उसके अंदर मैं देखूंगी कि किसने कितनी मेहनत से, यानी कि पता चल जाता है ना, हम बहुत सी बुक्स से मदद लेते हैं, रेफरेंस से मदद लेते हैं, किसने बेहतरीन तरीके से जस्टिफाई किया अपने आंसर को, मैं उसको 10 मार्क्स अपने पास रखते हुए, या जब क्लासेस फिजिकल ऑनलाइन हो जाएंगी या स्टूडेंट इंटरेक्ट करते हैं, पूछते करते हैं, तब मुझे आइडिया हो जाता है कि इस स्टूडेंट के पास ग्रिप है सब्जेक्ट की, तो मैं 10 मार्क्स वहाँ पे इवेल्युएट करूँगी। बाकी बच्चे आपके 80 मार्क्स, मैं चाहती हूँ मैं आपके 80 मार्क्स का फाइनल दूँ। अब इसमें डरने की बात नहीं होगी। अभी मैंने हतमी फैसला नहीं किया, जब हमारी यूनिवर्सिटीज रेगुलर हो जाएगी मैं आपकी क्लास में आऊंगी, हम फिर डिस्कशन करेंगे, मगर अभी तक मैं 80 मार्क्स तक का फाइनल लेना चाहती हूँ, ठीक है। उस 80 मार्क्स तक के फाइनल के लिए मेरे 7 टॉपिक, अभी 8वां टॉपिक में और ऐड करती हूँ, क्रिप्स मिशन के बाद आपका 8वां टॉपिक हो गया, कौन सा ऐड करूँ, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये आपका 8वां टॉपिक में ऐड कर रही हूँ। मैं बताती हूँ मैंने कौन कौन से टॉपिक लिखे हैं, 8।
पहला मैंने लिखा है फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, ठीक है, मैं ये व्हाट्सएप भी करूंगी, सीआर को भी जेआर को। नंबर 2 पार्टीशन एंड री एनरोलमेंट ऑफ बंगाल। फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस हुई थी 1885 में, री पार्टीशन हुई थी 1905 में, और री एनरोलमेंट हुई थी 1911 में। लखनऊ पैक्ट हो गया आपका 1916 में, खिलाफत मूवमेंट हुई 1919, ये आपका चौथा टॉपिक। पहला फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, नंबर 2 पार्टीशन एंड री एनरोलमेंट ऑफ बंगाल, 3 लखनऊ पैक्ट, नंबर 4 खिलाफत मूवमेंट, फिर आपके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, नंबर 5वां, फिर आपका लाहौर रेजोल्यूशन छठा, नंबर 7वां क्रिप्स मिशन, और फिर नंबर 8वां ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये आपके 8 टॉपिक्स। पेपर है आपका 80 मार्क्स का, अभी तक मैंने ये डिसाइड किया। नंबर 2 पेपर हिंदी में दो, उर्दू में दो, इंग्लिश में दो, आपके पास मैंने कोई हार्ड एंड फास्ट रूल रखा ही नहीं, जिसमें आपके करने 1.5 पेज से ज्यादा का आंसर नहीं होना चाहिए, ये आप अपने जहन में रखें। 3 घंटे का टाइम दूंगी, मैक्सिमम 2 घंटे होते हैं, मगर मैं 2.5 आवर्स दूंगी। इम्प्रूवर्स के लिए 3 घंटे, आपके लिए 2.5 अब 4 सवाल करने होंगे आपको, यानी कि हर सवाल के 20 मार्क्स। 20 मार्क्स के लिए मैंने ये नहीं कहा कि मुझे 5 पेजेस लिख के देना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप कोशिश कीजिएगा 1.5 पेज, 2 पेज पॉइंट से। खिलाफत मूवमेंट है, पहले उसका बैकग्राउंड दे दिया, फिर आपने उसकी इंपॉर्टेंस बता दी, फिर आपने बता दिया फेलियर कैसे हुआ। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस के मतलब फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस क्यों बनी, किससे बनी, उसका इम्पैक्ट क्या था, पार्टीशन रीएनमेंट बंगाल, लखनऊ पैक्ट, यानी कि उसके अंदर मुख्तलिफ क्वेश्चन बन सकते हैं। इवेंट क्लियर है, क्वेश्चन कहीं से भी आए, यू मे आंसर। इवेंट क्लियर है, लखनऊ पैक्ट है, पूरा क्लियर है। अब दैनिक लखनऊ पैक्ट पढ़ेंगे तो पहले लिखा होगा बैकग्राउंड, वजूहात क्या थी, फिर उसके मेन एजेंडा पॉइंट, फिर उसकी एप्लीकेशन, बस दैट्स इट। लखनऊ पैक्ट का आपको मेन थीम क्लियर है, आप आंसर कर सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा 2 पेजेस, 3 पेजेस, 4 पेजेस, 1.5 मैक्सिमम। वो स्टूडेंट जो बेचारे कम लिखते हैं पर अच्छा लिखते थे, हिंदी में लिखे, उर्दू में लिखे, इंग्लिश में लिखे, मोस्ट वाले बराबर मार्किंग की जाएगी। मैं डिफरेंस क्रिएट नहीं करूँ, मैं कोशिश करती हूँ स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिले मेरे कंपलसरी सब्जेक्ट में। मेरे बाद जो टीचर आएगा पता नहीं वो दे या ना दे, फेल्यूर ना ले, मेरी कोशिश रहती है। अपना रवैया बड़ा पॉजिटिव रखिएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने बिल्कुल सही किया, मैंने असाइनमेंट से बचाया। असाइनमेंट के 30 मार्क्स में देती, 30 में से मैं किसी को 20 देती, 15 देती, मार्क्स आपके कट हो जाते हैं। इससे बेहतर है कि आप अपनी आंसर कॉपी में आंसर लिख के आ जाएं, ठीक है। 4 क्वेश्चंस बिल्कुल तय हैं, 80 मार्क्स का पेपर है, बर्डन खत्म। मैं सही कह रही हूँ, असाइनमेंट में मार्क्स कट होते हैं, जैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट असाइनमेंट कॉपी में देते, मैं नंबर ही नहीं देती। मैं सही बात है, कहाँ से नंबर, कॉपी में नंबर मिलते हैं, फिर वो बेचारे 80 मार्क्स तक आते हैं, मेरे स्टूडेंट 90 तक भी लेते हैं। इसीलिए मैंने इस बार सोचा कि मैं असाइनमेंट ना दूं। 2 असाइनमेंट का होगा, मुझसे पूछा जाएगा, आई विल से देम यस, no one is taking out whether I took it or not because I am considering those marks into my final exams, ठीक है। तो फाइनल एग्जाम में 6 चॉइसेस दूंगी, 6 में से आपको 4 करनी होगी। देखिए मैंने आपको 8 टॉपिक दिए, 8, आप इत्मीनान से पढ़िए, अभी से पढ़िए, ठीक है। अब मैं आपकी कोई क्लास नहीं होगी, मगर फिजिकल क्लास जरूर होगी 7 जून से। हम एक दिन रखेंगे, डायरेक्ट मुझे आना पड़ेगा, थर्सडे वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन मैं आऊंगी, दोनों दिन आऊंगी। हम इन 8 टॉपिक को डिस्कस करेंगे अपने साथ, 8 टॉपिक्स जो मैंने अभी पढ़े, जो भी क्वेरीज होंगी हम उनको क्लियर करेंगे। पेपर में आपके पास 6 चॉइसेस होंगी, 6 में से आपको 4 करनी होगी। आप 8 में से 8 के 8 टॉपिक ही पढ़िए, मैं 6 टॉपिक तो नहीं दूंगी क्योंकि 9 साल पहले 8 के 8 ही पढ़िए। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बहुत छोटा है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी बहुत स्मॉल टॉपिक है। अच्छा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की मैं क्वेश्चन में अगर दूं कि अहमियत लिखो तो आप तीनों की अहमियत लिखोगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन अगर दूं कि आप तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को अलग-अलग करके समझाएं तो आप तीनों लिखेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कौन-कौन आया, कब हुई, फेलियर हुआ क्या। अगर मैं लिखूं कि इंपॉर्टेंस बताएं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की और उस पे क्रिटिसिज्म करें, तो मैंने क्वेश्चन दिया है तो आप तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की क्रिटिसिज्म कलेक्टिवली करेंगे, क्योंकि आपने तीनों पढ़े हैं ना, आपको न्यूटन के तीनों लॉ पढ़े। मैंने कहा अब आप मुझे तीनों लॉज पे इसकी एप्लीकेशन समझें, तो आप कहेंगे कि फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तीनों लॉ ये कहते हैं, यानी कि आप तीनों को कलेक्टिवली मिला के डिस्क्राइब करेंगे। तो इसी तरीके से अगर मैं दूं कि खिलाफत मूवमेंट की क्या अपना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की क्या इंपॉर्टेंस थी और उसका क्या इम्पैक्ट था, उस पर क्रिटिसिज्म करें, मैंने क्वेश्चन दिया। अब आप तीनों राउंड टेबल